सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी दिसंबर में ऑडिट एग्ज़ाम गया है। एंड अभी जो भी मार्च अटेम्प्ट के लिए ऑडिट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये ऑडिट का पेपर कैसा होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है अनलाइक अदर पेपर, एक होता है सेक्शन ए, दूसरा होता है सेक्शन बी। आप ऐसा समझ के चलो कि सेक्शन ए जो है वो एफ आर और बाकी सब्जेक्ट का जो सेक्शन बी जैसा होता है, कि जैसे सिनारियो हो गया और उसका पैसेज आता है। तो इसमें से 30 मार्क्स आते हैं। 30 मार्क मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं, और 3-3 के सेट में, मतलब एक पैसेज में। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसका आप देखोगे कि टोटल इसके अंदर 5 क्वेश्चन है एक पैसेज में, तो वैसे ही 3 क्वेश्चन आएगा। टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी जो है 70 मार्क्स का होगा। ठीक है। पर आप एफ आर या फिर कुछ भी पकड़ लो, स्किल लेवल का पेपर, सब में ए बी सी करके 3 सेक्शन होता है। और ए जो होता है वो 15 MCQs, बी जो होता है वो सिनेरियो बेस्ड, और सी जो होता है थियोरेटिकल। यहाँ पे ए को आप समझ लो बी है एफ आर या फिर इन सब का, और सेक्शन बी जो है इनका सी है, जो कि 70 मार्क आता है। तो अभी हम फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन पे, सेक्शन ए का। और जहाँ कहीं पे भी ऑडिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मैं वहाँ पे बता दूँगा। So the board of director of S company are concerned that they are not currently applying best practice in term of corporate governance. कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसा होता है, कंपनी को मैनेज करने के लिए आप कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना देते हो, तो उसको कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे अपने फैमिली को मैनेज करने के लिए हमने रूल बना दिया कि रात को 10 बजे से पहले कोई नहीं जाएगा, जो भी कुछ गड़बड़ करेगा पापा के आगे वो रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक दैट कंपनी में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। ओके। तो बोर्ड अभी करंटली अपना अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, नॉट करंटली अप्लाइंग बेस्ट प्रैक्टिस इन टर्म ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड आर सीकिंग टू मेक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। The company currently has 3 non-executive directors on the board who are paid fees which changes annually depending upon company performance. कंपनी का जैसे जैसे परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा या फिर कमेगा, उनका फ़ी भी ऐसा ही होना चाहिए। पर एनईडीज़ जो होते हैं इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, तो उनका फ़ी प्रॉफिट से लेना देना नहीं होना चाहिए। उनका फ़ी होना चाहिए वो कितना टाइम दे रहे हैं, या फिर कितना एक्सपीरियंस है, या फिर उनका कितना एक्सपोर्टीज़ है। क्योंकि प्रॉफिट से अगर लिंक होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके। द NEDs नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल सीट ऑन ऑडिट एंड नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी. There is currently no reference to the work of this committee in the annual report. At present, S does not have an internal audit function. इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है कंपनी का बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो सही है कि नहीं, एक बार साल में एक बार आता है। पर जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या करता है कि हर मूवमेंट में वो ट्रैक करता रहता है कि सेल्स तो सही से रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं पे कोई चोरी तो नहीं हो रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सही है कि नहीं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो सही से सब कुछ हो रहा है कि नहीं, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। ये इंटरनल ऑडिट का काम है। ऑडिट का मतलब ही है कि अकाउंट सही में है कि नहीं। इंटरनल ऑडिट मतलब जो कंपनी खुद से अपनी इच्छा से कर रहा है, कंपलसरी नहीं है, अपने आप को सही दिखाने के लिए, एक्सटर्नल वेरीफाई करने के लिए कि कंपनी का जो भी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सब सही है। तो इनके पास खुद का भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है, बट द डायरेक्टर आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ए टीम विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंज ऑफ इंटरनल ऑडिट असेसमेंट। एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द फॉलोइंग इज करेंटली प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ये है स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल डायरेक्टर है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, फिर इंटरनल ऑडिट मैनेजर, फिर 2 असिस्टेंट। ओके। द ओनली रोल स्टिल टू बी फिल्ड इज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये रोल फिल करना बाकी है, बाकी सब फिलअप हो चुके हैं। देर आर 2 पोटेंशियल कैंडिडेट। इस रोल को फिल करने के लिए 2 पोटेंशियल कैंडिडेट, एक है पॉल who is constantly help in designing and implementing the company's control system. पॉल जो है वो जो इंटरनल कंट्रोल कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें इसने हेल्प किया है।
तो आप बताओ जिसने ये इसको बनाने में हेल्प किया है उसको ही अगर हम हेड बना देंगे तो वो खुद मैनिपुलेट कर सकता है ना इंटरनल ऑडिट में। तो एक ये आदमी है जो इससे जुड़ा हुआ है, इसको बनाने में हेल्प किया है, और दूसरा इज़ द सेकेंड वन इज़, और दूसरा है ये मैरी हु इज़ करेंटली एन ऑडिट मैनेजर एट रोजी बेल, एन ऑडिट फर्म विच हैज़ नेवर बीन यूज्ड बाय सिस्टर कंपनी। तो कभी भी इस यूज़ नहीं किया है ऐसा एक ऑडिट फार्म है जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, उसका ये एक ऑडिट मैनेजर है। तो इसको हमें हेड बनाना चाहिए या फिर जो हेल्प किया है डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में उसको हेड बनाना चाहिए। ओके, ऐसा पूछे हैं। आउट ऑफ अदर 3 मेंबर ऑफ प्रपोज्ड आईए डिपार्टमेंट, 2 ऑफ देम हैव मूव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टर। बाकी जो मेंबर है इस डिपार्टमेंट में उसमें से 2 मेंबर हमारे ही सिस्टर कंपनी के ही अदर डिपार्टमेंट में मूव किए हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट से आए हैं। वन ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट हैज़ ऑडिट एक्सपीरियंस। इन दोनों में से एक का पास ऑडिट एक्सपीरियंस भी है प्रायर ईयर। ओके, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। लेट्स गो टू ऑप्शंस यहाँ पे। Which of the following should be included in annual report regarding the work of audit committee? तो ऑडिट कमिटी का जो वर्क है, इन which of the following should be included, जो एनुअल रिपोर्ट जाएगा उनमें ऑडिट कमिटी का कौन सा वर्क इंक्लूड होना चाहिए, क्या ऑडिट कमिटी का क्या काम है। which of the following should be included in the annual report regarding the work of audit committee? Responsibility for preparing annual report and financial statement। तो ऑडिट कमेटी का तो काम नहीं है कि वो प्रिपेयर करे। ऑडिट कमेटी का क्या काम क्या होता है कि वो ओवरसी करे, देखे सब सही से हो रहा है नहीं। ये जो काम है प्रिपेयरिंग एनुअल स्टेटमेंट, ये मैनेजमेंट का काम है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए थिंग। सिग्निफिकेंट इशू कंसिडरिंग रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ इशू है तो वो चीज़ ऑडिट कमेटी का काम है, शायद ये हो सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल रिस्क द कंपनी फेस, कंपनी क्या प्रिंसिपल रिस्क, ये तो बिजनेस रिस्क हो गया, ये तो ऑडिट कमेटी का काम नहीं है। प्रोसेस यूज टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड, बोर्ड में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो नॉमिनेशन कमेटी का काम है, तो ये भी ऑडिट कमेटी का काम नहीं है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके मोस्ट रिलेवेंट है कि कुछ भी इशू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कंसिडर करना, ये ऑडिट कमेटी का काम है। तो ऑडिट बहुत सब्जेक्टिव है, आपको इसे एनालाइज करके सब ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये गलत क्यों है, ये सब ये आपको एनालाइज करना चाहिए जब भी आप MCQs कर रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी रिलेटिंग टू NEDs रेमुनरेशन एंड मेक ए वैलिड रिकमेंडेशन। तो डेफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है, जो NEDs हैं उनका क्या डेफिशिएंसी। मैं आपको बताया था यहाँ पे, जैसे NEDs जो होता है वो जनरली उनका परफॉर्मेंस से लिंक नहीं होना चाहिए, उनका फ़ी उनके टाइम कितना स्पेंड किया फिर कितना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डेफिशिएंसी क्या है, क्या इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मोटिवेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, इंडिपेंडेंस या फिर मोटिवेशन। तो पहला तो लाइक मोटिवेशन तो बहुत रेयर है कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब भी अगर ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर है तो उनका इंडिपेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि आपको अगर पैसा प्रॉफिट के हिसाब से दिया जा रहा है आप किसी कंपनी में, तो आप अपना इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप कंपनी के हिसाब से चलोगे, क्योंकि प्रॉफिट के आप चाहोगे कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे ज़्यादा दिखे ताकि मुझे ज़्यादा पैसा मिले। तो इसमें तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंस ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अभी रिकमेंडेशन क्या है, NED शुड बी रेमुनरेटेड ऑन सेम बेसिस एज एग्जीक्यूटिव टीम। NEDs को सेम बेसिस में रेकमेंड करना चाहिए। NEDs रेमुनरेशन शुड बी सेट अमाउंट बेस्ड ऑन टाइम कमिटेड। तो आपको यहाँ पे ही देख के पता चल रहा है कि टाइम के हिसाब से पैसा देना चाहिए, ना कि मतलब पिछला वाला टीम जो दिया गया था तो ये तो कुछ इरिलेवेंट ही है। तो टाइम जितना कमिट किया है उसके हिसाब से। तो पहला है इंडिपेंडेंस और दूसरा है टाइम। तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है ऑप्शन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आता है नेक्स्ट में, द बोर्ड इज़ इन द फाइनल स्टेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग IE डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है। सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंस। तो इफेक्टिवनेस और इंडिपेंडेंस के लिए इनमें से क्या क्या
अपॉइंट करना चाहिए। पहला तो रिपोर्ट, जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट किसको करेगा, फाइनेंस डायरेक्टर को करेगा, ऑडिट कमेटी को करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव को करेगा। तो यहाँ पे हमेशा जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है वो ऑडिट कमेटी को ही रिपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब अगर इनको रिपोर्ट करेंगे तो ये कंसिल कर देंगे, बोलेंगे ठीक है आगे नहीं भेजेंगे, और क्योंकि इनका भी गलती हो सकता है, इनका भी गलती हो सकता है। ऑडिट कमेटी का ही काम है कि सबको ओवरसी करना और ऑडिट सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ऑडिट का जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हमेशा ऑडिट कमेटी को ही रिपोर्ट करता है, 9 को याद रखना। अभी आता है हेड कौन बनेगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का। तो मैंने जैसे ही मैंने बोला था यहाँ पे पढ़ने के टाइम में कि जो डिज़ाइन करता है हेल्प करने में, आपको लग सकता है कि जो डिज़ाइन करता है वो ही हेड बनेगा तो उसको ज़्यादा समझ आएगा, पर उससे क्या होता है इंडिपेंडेंस चला जाता है, वही खुद चीट कर सकता है क्योंकि उसने डिज़ाइन किया है। तो जो बाहर का आदमी है जो कभी मतलब डिज़ाइन नहीं किया पर उसको एक्सपीरियंस है कि इंटरनल ऑडिट कैसे काम करता है, उसको हमको हेड बनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए बाहर का आदमी ये मैरी शायद है, पॉल तो नहीं होगा, तो इसीलिए पॉल कट जाएगा क्योंकि पॉल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो ही डिज़ाइन किया है, तो ये मैरी होगा। अभी आते हैं कि रिमेनिंग स्टाफ क्या होना चाहिए, कि ज़्यादा सीनियर स्टाफ को ऑडिट एक्सपीरियंस जिनको उनको अपॉइंट करना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं, ऑल स्टाफ शुड बी न्यू टू द कंपनी। तो ये जो दोनों असिस्टेंट हैं इनमें से एक का ऑडिट एक्सपीरियंस है, एक का ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप ही सोचिए कि मतलब आप अगर अपना आपको ऐसे 3 ऑप्शन दिया जाए और आप किसको चूज़ करेंगे कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, या फिर नए लोगों को ही हायर करना चाहिए, या फिर ज़्यादा सीनियर स्टाफ जिसके पास ऑडिट एक्सपीरियंस है उसको लेना चाहिए। तो हमेशा बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि ज़्यादा सीनियर स्टाफ और जिनके पास ऑडिट एक्सपीरियंस हो। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा ही हमारा ऑडिट कमेटी होगा, तो इसीलिए ये होगा मोर सीनियर स्टाफ। ओके, लेट्स गो टू नंबर 4. The board has started to comply a list of tasks of IA department to carry out once it is up and running. It has been agreed that the first assignment to be completed the board has started to comply a list of tasks for the IA department to carry out once it is up and running. तो एक बार इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सही हो गया और रन कर रहा है तो उसके पास बहुत सारे टास्क है। It has been agreed that the first assignment to be completed will be for IA to review ACE company process over asset expenditure. तो जैसे ही इंटरनल ऑडिट, ये सब इतना लंबा चौड़ा करके बोला है, तो बोल रहे हैं कि जैसे ही इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा, पहला काम है कि एसेट एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है उसके ऊपर वो ओवरसी करेगा और वेरीफाई करेगा कि राइट आइटम आर परचेज्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस। ओके, सही आइटम, अप्रोप्रिएट टाइम, कॉम्पिटिटिव प्राइस। व्हिच टाइप ऑफ इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट डज इट रिप्रेजेंट, ये किस तरह का इंटरनल ऑडिट है, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, आईटी ऑडिट। आप ही सोचो कि राइट टाइम ठीक है, अप्रोप्रिएट राइट आइटम अप्रोप्रिएट टाइम, फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस भी बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, राइट टाइम, इन सब का मतलब भी वैल्यू फॉर मनी ऑडिट है, ये सब नहीं आएगा। ये सब क्या है आगे आगे ऑप्शन में आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अभी के लिए जब भी आपके पास ऐसे सवाल आए कि कॉम्पिटिटिव प्राइस, अप्रोप्रिएट टाइम, राइट आइटम परचेज, तो वैल्यू फॉर मनी ऑडिट ही इसको बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अभी लास्ट क्वेश्चन को आते हैं। While deciding the role of internal audit department in undertaking operational audit, अगर internal audit department को हम operational audit काम पकड़ा दें, operational audit मतलब डे टू डे काम जो होता है कि सेल्स हो रहा है या फिर स्टॉक इन हो रहा है, जो भी डेली कंपनी में जो होता है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि एसेट के ऊपर देखना ये एक टाइप का काम हो गया, या फिर आप सारे डिपार्टमेंट को देख रहे हो ये एक टाइम का काम हो गया। तो इंटरनल ऑडिट को अभी ऑपरेशनल ऑडिट, डेली बेसिस में जो काम होता है कंपनी में उसको ऑडिट करने के बोल रहे हैं। तो अगर वो रोल दिया जाए तो किन व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीम नॉट बी इन्वॉल्व, मतलब इनमें से कौन से दो चीज़ों में उसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि चीट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्रॉड हो सकता है। ऑब्जर्विंग प्रोसीजर कैरिड आउट बाय एस कंपनी स्टाफ, एस कंपनी स्टाफ जो भी प्रोसीजर कैरिड आउट कर रहा है ऑपरेशन करने के लिए उसको ऑब्जर्व करो। ओके, रीपरफॉर्मिंग प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड इन
प्रोसीजर मैनुअल में जो भी प्रोसेस है उसको फिर से रीपरफॉर्म करो। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर टू एड्रेस डेफिशिएंसी, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर को डिज़ाइन करो और इम्प्लीमेंट करो ताकि डेफिशिएंसी एड्रेस हो। रिपोर्ट फाइंडिंग डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड परफॉर्म रिकन्सिलेशन। देखो, इंटरनल ऑडिट हमेशा ऑब्जर्व ही करता है, इसमें कोई गलती नहीं है कि जो भी वो स्टाफ कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है, या फिर जो भी प्रोसीजर में जो है उनको फिर से रीपरफॉर्म करना है, इसमें भी कोई उसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पर जैसे कि मैं आपको बोला था, खुद डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करो इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर और उनका डेफिशिएंसी भी खुद ही एड्रेस करो। इसका मतलब है कि आप ही खुद सवाल कर रहे हो और आप ही खुद उसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है कि आप खुद डिज़ाइन कर रहे हो और आप खुद एड्रेस कर रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल में क्या डेफिशिएंसी है, तो ये काम में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो एक ये ऑप्शन है। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग डायरेक्टली टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तो सही बात है कि आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं। ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड परफॉर्मिंग रिकन्सिलेशन, हम ट्रांजैक्शन को ऑथराइज नहीं कर सकते, हमारा काम है हम ऑडिट करना। ये ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शन या फिर परफॉर्मिंग रिकन्सिलेशन ये सब मैनेजमेंट का या फिर सीनियर जो डायरेक्टर है उनका काम है, नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे मैं छोटा छोटा सेक्शन हर MCQs का लेते लेते चलेंगे और एग्ज़ाम तक सेक्शन A B हो जाएगा। कोई अगर मतलब बिल्कुल भी ऑडिट नहीं पढ़ रहा है और पूरा स्टार्टिंग से ही कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी समझ जाएगा, और लास्ट मोमेंट में अगर रिवीजन कर रहे हो तो भी समझ में आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। कुछ भी अगर आपको रिकमेंड करना है या फिर कहीं पे स्पीड स्लो या फिर कुछ तरीके में करना है तो आप कमेंट कर सकते हो।